नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज तड़के पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 35 के तहत किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती है और उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं कई दिनों से चल रही थी। जब 22 तारीख को पूरे देश में रेड पड़ी और उसके बाद 27 को, और इन दोनों ही रेड्स में 350 लोग गिरफ्तार किए गए। 9 राज्य इसमें इन्वॉल्व हुए। उत्तर प्रदेश में 27 तारीख को 26 जिलों में रेड पड़ी, 57 लोग हिरासत में लिए गए और सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा कर्नाटक। और जो ये छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे साफ साफ है कि पीएफआई का लिंक आईएस, अलकायदा, तालिबान तक से रहा। और ये वो संगठन है जब 2006 में बना और इसमें 3 मुस्लिम संगठन शामिल हुए थे, एक केरल का, एक तमिलनाडु का और एक कर्नाटक का। और ये कहा गया कि हम मुसलमानों और दलितों के अपलिफ्ट के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम करेंगे। लेकिन छिपा हुआ एजेंडा था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है और इसकी गतिविधियां खुल करके आई सामने सीएए के आंदोलन में। हालांकि केरल में ऐसी तमाम घटनाएं हुई थी जिसमें आरएसएस और सीपीएम के लोगों को मारा गया था। हाई कोर्ट तक ने इस पे अपनी गंभीर चिंता दिखाई और केरल सरकार ने बाकायदे इस पर बैन की मांग की थी। ये वो संगठन है जो अपना सदस्यों की संख्या तक नहीं बताता है। दावा यह है कि 20 राज्यों में पीएफआई जो है अपनी जड़ें बना चुका है और जो 15 राज्य हैं वहां पर एक्टिविटीज बहुत तेजी पर है और उन 15 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश है। अब सोचना ये है, विचारना ये है कि पीएफआई पर तो बैन लग गया, इसकी गतिविधियां इतनी घातक रही हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन को घोषित करने के लिए यही देखा जाता है क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या उसने कोई अंजाम दी घटना को, क्या कोई वो साजिश रच रहा है, क्या वो राष्ट्र को विघटित करने का प्रयास कर रहा है। तो जो ये पीएफआई पर बैन था और इसकी जो सिमी से भी संबंधों की बात आई है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे कि पीएफआई का बैन अब देश को कितनी देगा चैन। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी। सरस जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जेएमडी के संपादक डॉक्टर संजीव मिश्र, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सरस जी, पीएफआई पर बैन लग गया आज, क्या कहेंगे? बहुत देर से लिया गया अच्छा फैसला है। जिस तरह की गतिविधियां काफ़ी समय से चल रही थीं और उसके इनपुट आ रहे थे, वो भले जाहिर नहीं कर रही थी सरकारें, लेकिन अचानक से ये पिछले करीब 20 दिन 1 महीने में ये गतिविधियां तेज़ी से शुरू हुई सरकार की कार्रवाई। और उससे जो दस्तावेज मिले उससे ये सामने आ गया कि इसके मंसूबे अच्छे नहीं थे। जैसे एक समय सिमी संगठन बन के उभरा था, बाद में सिमी पर प्रतिबंध लगा और कानपुर में उसकी तमाम गतिविधियां सामने आई थी जो यहाँ पे हिंसा हुई उस दौरान। बाद में जब पीएफआई बना तो ये हुआ कि सिमी के तमाम लोग उसमें शामिल हो गए हैं,
लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। वो धीमे धीमे बढ़ते चला आया और आज वो संगठन भले ही कहा जाए कि कानपुर में नहीं है, लेकिन कानपुर में उसकी मजबूत जड़ें हैं। अब अभी जब एनआरसी को लेके पिछले वर्ष झंझट हुआ था, 2 साल पहले करीब, जब एनआरसी को लेके झंझट हुआ था तो कुली बाजार क्षेत्र के 2 लोग उठाए गए थे। उसमें एक जेल भी गया था, 2 भाई थे वो सगे। एक उसमें पीएफआई का अध्यक्ष हुआ करता था। बाद में ये भाई कहाँ गए, एक की तो जानकारी मिली को जयपुर में कहीं जाके अपने रहने लगा, और जयपुर का सीधा कनेक्शन पीएफआई से सामने आया है। तो अगर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो कानपुर में काफ़ी गहरी जड़ें पीएफआई की हैं, और इस पर अब प्रशासन को लगातार काम करना पड़ेगा। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कल बाबूपुरवा से एक लड़के को उठाने की बात सामने आई है, अभी खोला नहीं गया है उसमें क्या निकलता है क्या नहीं। 3 लोग गए थे, एक उसमें जूही थाने का सिपाही भी था जो उठाने वाले थे। उसमें एक लड़के को उठा के ले गए, जिसको ये कहा जाता कि वो पहले सिमी से जुड़ा था, फिर पीएफआई से जुड़ा था। अब क्या होता है ये तो सामने आएगा, इसकी प्रशासन ने अधिकृत पुष्टि नहीं की है, हो सकता किसी और मामले में हो, लेकिन क्षेत्र में जो चर्चा है वो यही कि ये पीएफआई से जुड़ा व्यक्ति था। अब आगे जो फैसला लिया गया बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। अगर ढील डाल दी गई तो ये आगे बड़ा संकटकारी होगा, कानपुर वासियों के लिए भी, देश के लिए तो है ही है। संजीव, अब तक पीएफआई के पहले 42 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें खालिस्तान भी है, तमिलनाडु के जो लिबरेशन फ्रंट भी है। मेरा आपसे केवल सीधा सीधा ये पूछना है, क्या देश में ऐसी गतिविधियां अपनी जड़ें बना चुकी हैं और देश के लिए बड़ा घातक है, और इसमें अब केंद्र सरकार को और मजबूती के साथ कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब दिल्ली में सीए और एनआरसी वाला आंदोलन हुआ और जिस तरह से वहाँ पर डेरा जमा लिया गया, सड़कों पे कब्जा कर लिया गया, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया और एक तरह से सरकारों को चुनौती दी गई, उस समय समझ में आ रहा था कि कुछ तो बड़ा गड़बड़ अंदर चल रहा है। वो तो कोरोना फैला, चीज़ें बदली और इसके बाद किसी तरह उसको खाली कराया गया। लेकिन उस समय जो वातावरण बनाया गया उसमें सरकारों का साहस नहीं हो रहा था उसको खाली कराने का। इतनी सख्त सरकार, इतने सख्त लोग, इतनी मजबूत दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार तो बड़ी मजबूत इस समय, किसी केंद्र सरकार को बहुत कठोर फैसले लेने वाली कहा जाता है। इसके बावजूद ये कठोर फैसले लेने वाली सरकार उन कुछ लोगों को नहीं हटा पा रही थी। उसके पीछे निश्चित रूप से अब क्लियर आ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, पीएफआई का हाथ है, या इसके जो 8 अनुषंगिक संगठन प्रतिबंधित किए गए उनका हाथ है। तो ये ऑब्वियस बात है कि इस देश में जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले संगठन हैं, अब आप कल्पना करिए कि खालिस्तान को लेके कनाडा में एक जनमत संग्रह हो चुका है, 1 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये जो जनमत संग्रह वहाँ हुआ है उनमें से उस 1 लाख आदमी का, हर आदमी का 8-8 आदमी कानपुर में, इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहा है। तो इसका मतलब कि वो 1 लाख लोग जो जनमत संग्रह में अलग खालिस्तान बनाने की मांग खुलकर कर रहे हैं कनाडा में। हमारे साथ कनाडा की बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, सब बातें होती हैं, इसके बावजूद हम उसे नहीं रोक पाए। तो ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। एक पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है, हो सकता है थोड़ा बहुत नियंत्रण हो, लेकिन हमारे सामने बड़ी चुनौती, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती तमाम बार आ चुका है कि भारत से जाके लोग आईएस में भर्ती हो रहे हैं। पहले जब आईसिस एक्टिव था तो आईसिस में एक्टिव भर्ती हो रहे थे। अभी जब अफगानिस्तान से एक वीडियो आया जिसमें उसने पूरी चुनौती दी, उसने कहा हम गजवाए हिंद के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान हमारे अगले निशाने पे है। तालिबान को लेके अफगानिस्तान में भारत बहुत काम कर रहा था, इसके बाद तालिबान की वहाँ सत्ता आ गई। तो कुल मिला के ये पीएफआई को जो लोग सिर्फ भारत का थ्रेट मान रहे हैं, उनको ये सोचना होगा इसमें पूरी दुनिया में एक थ्रेट है जिस पर हमें काम करना होगा, और वो चुनौती बेहद खतरनाक है। निश्चित रूप से। शरद जी, अभी आप बात कर रहे थे कानपुर की। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं हों या आतंकवादी कनेक्शंस की बात हो, कानपुर उसमें सबसे पहले जुड़ जाता है। क्या कारण आप मानते हैं कि कानपुर में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी आधार भूमि है, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें आतंकवादी संगठनों को या आतंकियों को प्रश्रय मिल जाता है और वो
अपना सबसे अच्छा शरणगाह कानपुर को समझते हैं? देखिए, जैसा पहले कहा जाता था कि भले यूपी कानपुर में है, कानपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता था, उद्योग तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं यहाँ से जो व्यापारिक लाभ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ कोई भी एक, मान लिया जाए कि कोई भी बाहर का आदमी आता है तो उसको कानपुर के लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। जो उसका ये स्वभाव है कानपुर का, वही उसके लिए संकटकारी हो रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो किसी पे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कोई बाहर से आया, अपनी समस्या बताई, उसको वो प्रश्रय देने लगता है, लेकिन जब खुलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि जो लोग उसको मतलब परोक्ष ऐसे ही दे देते हैं, सड़क के परेशान है, वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आप जब आतंकवाद एकदम नया नया एक तरह से जमीन पे आया था, तब कानपुर में एक जफर पकड़ा गया था जी। जफर कुछ नहीं, एक सामान्य सा आदमी बन के आया, वहाँ नौकरी करता था सामान से दुकान पे। उसको गम्मू खाते में लोग खाना खिला दे देते थे, नॉनवेज लेना है तो मीट की दुकान वाले मीट दे देते थे। बाद में वो खुला कि वो सेना का इतना बड़ा भेदिया है, जब एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया। तो ये कानपुर का जो स्वभाव है वो उसकी कमजोरी के रूप में एक तरह से उभरता जा रहा है। कानपुर, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। अरे कानपुर को अब संजीव जी ने जैसा कहा अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में आ रहा है। आप अगर पिछले पन्ने उठा के देखें तो जब सफदर नागौरी गिरफ्तार हुआ है सिमी वाले मामले में, तो उसके पहले जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कानपुर का एक व्यक्ति भी बैठा था, जिसके परिवार के लोग कानपुर में अभी भी रह रहे हैं। और वो व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एकदम गायब हो गया। परिवार के लोग तो यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ है व्यक्ति? अब सरकार को उसी समय से लेना चाहिए था कि अगर वो कानपुर का व्यक्ति है तो उसकी जड़ में जाके घुसे। वो जो एक कार्रवाई करने के बाद कि एक केंद्र सरकार ने अभियान चलाया, कुछ दिन चला, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में बैठ गए। ये जो कमी है, इस कमी को दूर करना पड़ेगा। और ये जो आज पीएफआई पे बैन लगा उसके संगठन, सांघिक संगठनों पे, अब आप देखिए कि जैसा संजीव जी ने अभी बताया दिल्ली वाला, आप उसके पीछे क्या था? उनकी जो एसडीपीआई है, पीएफआई का जो संगठन था, दूसरा सबसे मजबूत संगठन। जिस तरह से, अब नाम लेना उचित नहीं होगा, एक संगठन जिसने एक राजनीतिक संगठन अपना बनाया और वो आज राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो गया। इसी अवधारणा के साथ पीएफआई इसमें घुसा था कि उस संगठन पर, उसका कहना तो ये था कि हम ये कर रहे थे, लेकिन उसने एक राजनीतिक संगठन एसडीपीआई करके बनाया था, जो चाहे वो शालीमार वाला कांड हो दिल्ली वाला, चाहे और जितने आंदोलन होता है, उसके पीछे एसडीपीआई के लोग ही सक्रिय हो जाते हैं, जो कहीं राजनीतिक पेशम, क्योंकि राजनीतिक संगठन है। और उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है एसडीपीआई का, वो भी कानपुर का ही रहने वाला है। तो अगर जब इतना होमवर्क हो रहा था तो आज तक एसडीपीआई पे के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप पीएफआई ले रहे हैं, जो उसका मजबूत संगठन है, जो जनता के बीच में पैठ बना रहा है, आप उसको भी समेटिए। तब तो जब राजनीतिक छतरी उनकी खत्म होगी और लोगों को, जब राजनीतिक लोग आते हैं तो उनको फंडिंग भी आसानी से मिल जाती है। जो कानपुर का स्वभाव है कि आप त्योहारों में जकात देखिए, कानपुर से सबसे ज्यादा निकलती है। तो एक स्वभाव जो कानपुर का है कि हमको कुछ अगर परेशान आ गया तो उसकी मदद करनी है, उसमें ये जो देश विरोधी तत्व हैं, ये भी छद्म नाम और छद्म वेश और छद्म नाटक करके वो सहयोग पा लेते हैं। इस पे रोक लगानी पड़ेगी। कानपुर के लोगों को जागरूक करना होगा, ये बताना होगा कि आपके पास कोई रहता है तो उस पर नजर रखें। जब मदद तभी करें जब आप उसके विषय में पूरी जानकारी कर लें। कानपुर में अब दो उदाहरण आपको दिए कि जो जिला अध्यक्ष था वो एनआरसी वाले बवाल के बाद गिरफ्तार हुआ था, जेल भी गया अनवरगंज थाने से, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला जेल से छूटने के बाद वो कहाँ है। जाहिर सी बात है वो भजन कीर्तन तो कर नहीं रहा होगा। वो
जब संगठन से जुड़ा है तो संगठन के ही काम कर रहा होगा। एसडीपीआई के जो अध्यक्ष रहे वो भी प्रदेश अध्यक्ष कानपुर के ही रहे, तो एसडीपीआई और वो एक राजनीतिक दल से कानपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आप समझिए उनकी कुछ तो पैठ होगी। जब पैठ है तो वो जो जड़ों के अंदर घुसने का काम ये पीएफआई और अनुप्रांगिक संगठन कर रहे थे, उन जड़ों को काटना होगा, तब आप कायदे से अंकुश लगा पाएंगे। नहीं आज पहले सिमी था, आज पीएफआई है, कल कोई तीसरा संगठन खड़ा हो जाएगा और समस्या कानपुर और यूपी और देश के लिए होगी। ठीक बात है संजू, ये जो चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फिनोमेना चल रहा है। और एक बात और भी है कि कहा ये जा रहा था, जो उनका छिपा एजेंडा था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना, तो भारत को तो बनाना है। और उसके साथ में अगर आप देखें तो दुनिया के तमाम देशों में ये गतिविधियां बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। अभी ब्रिटेन का उदाहरण आ रहा था, उनमें तो लगातार मुस्लिम के लीडर्स, मुस्लिम के लोग अपनी पैठ बनाए हुए हैं। वहाँ तो ये लग रहा था कि जैसे ब्रिटेन में तो पूरी तरीके से इनका शासन आ जाएगा, कुछ ऐसी गतिविधियाँ। क्या ये मानते हैं ये सब इंटरनेशनल हो रहा है और ये वहीं से पीएफआई चला है और जिसकी जड़ें और टेरर फंडिंग जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ से बाकायदे हो रही है, लेकिन हमारी सरकार या हम लोग अभी उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए 3 हिस्सों में काम हो रहा है जी। एक इंटरनेशनली हो रहा है जिसमें जिन देशों में हिंदू तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पे हमले हुए तेजी से, वहाँ पे हिंदुओं पर हमले हुए। भारत पाकिस्तान की यूके के मैच के बाद झगड़ा हो गया ब्रिटेन में, और इस हद तक झगड़ा हुआ कि भारत के विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, वहाँ की सरकार को बोलना पड़ा। ऋषि सुनक को स्ट्रेटेजिकली हारना पड़ा। उनको लगा कि एक हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा ब्रिटेन का। पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई जो ब्रिटेन के लेवल पर हुई। यहाँ बात है। इसके बाद जो सेकंड लेवल पे क्या है, ये गजवाए हिंद का एक सपना है। उसमें ये है, उस सपने में, गजवाए हिंद के सपने में कहा जाता है कि अभी केवल एक तो वो ईसाई वाला हिस्सा है जहाँ पर परेशान है कि अभी पूरी तरह से मुस्लिम जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, सामान्य मुसलमान में कहीं समस्या नहीं है, जो कट्टरपंथी मुसलमान है उसको लग रहा है कि अभी तो क्रिश्चियनिटी से लड़ाई थी, तो क्रिश्चियनिटी वाली लड़ाई, क्योंकि क्रिश्चियन भी उसी लेवल पे कट्टर माने जाते हैं। पोप को लेके अभी ब्रिटेन के राजा ने शपथ ली तो वो क्रिश्चियनिटी को लेके ली, वहां पे क्रिश्चियनिटी भी उतनी कट्टर है। अब उनको सबसे आसान तरीका लग रहा है भारत इसलिए जो कि देखिए एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो उन्होंने सबने मिलकर खत्म करा दिया, और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष और ये सब इस तरह से आ गया, और वहाँ पे मुसलमान आतंकवाद और सारी चीज़ें बड़ी मजबूत हो गई। चीन उधर से आके घूम के नेपाल की मदद कर रहा है। भारत में जो संकट है वो यही संकट है। यहाँ गजवाए हिंद पाने के लिए उनको हिंदू मुस्लिम अप्रीचमेंट भी उनको मिल रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण भी मिल रहा था। अब इस सरकार के सामने दूसरी चुनौती है, इसकी इमेज बना के रखी गई कि बड़ी एंटी मुस्लिम है, तो ये कोई कार्रवाई करने से पहले 4 बार फूक फूक के कदम रखते हैं, वो करते हैं। तीसरा जो हिस्सा हो रहा है कि वो हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी पे काम करके मुसलमान धर्म को बढ़ा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है ना, आत्मा अजर अमर है, वस्त्र बदल लेती है, ऐसे ही वो उनकी आइडियोलॉजी अजर अमर है। सिमी आई, कपड़े बदले, पीएफआई हो गया, पीएफआई पे बैन लगा, फिर कपड़े बदलेंगे कुछ हो जाएगा। इस देश में आरएसएस पे भी बैन लगा, लेकिन आरएसएस ने कपड़े बदल के दूसरा संगठन नहीं बनाया। आरएसएस ने लड़ाई लड़ी, वैचारिक लड़ाई लड़ी, और फिर आरएसएस के नाम से दोबारा वापस आया। आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि 1925 में हम आए, 48 में हमारे पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया, हम पे प्रतिबंध लगा, लेकिन उसके बाद हम फिर से दोबारा आएंगे। बाकायदे सम्मान के साथ प्रतिबंध वापस हुआ, सरदार पटेल ने प्रतिबंध वापस कराया और हुआ। तो लोग, आज मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि तमाम लोग तुलना कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों को पीएफआई के बहाने संघ को घेरने का मौका मिला है, जबकि ऐसा नहीं है। तीसरा हिस्सा जो है उसका वो बड़ा खतरनाक है, हाइड आउट्स। जैसा सरस जी ने बताया कि कानपुर एक बड़ा हाइड आउट है, और ये सारे आतंकवादी गतिविधियों का हाइड आउट है। जब क्यों, इसीलिए आप समझिए कि बड़ी आतंकवादी घटना यहाँ बहुत कम होती है। एक आध कुकर विस्फोट हो गए, एक आध विरायती राम कात्याल वाली घटना हो गई, एक वो जो सिख आतंकवाद वाली जो बनाते बम फट गया था, एक सिख युवक, बाय द वे एक संगठन, एक बड़े कथित राष्ट्रवादी संगठन का वो सदस्य भी था, और उसकी वो मरा। लेकिन ओवरऑल घटनाएं छोटी मोटी हो जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्यों नहीं आतंकवादी घटनाएं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ आतंकवादियों के छिपने की बड़ी मजबूत जगह है, और ये हाइड आउट बंबई से बड़ा है। एक बंबई हाइड आउट माना जाता था, क्योंकि वहां पे झोपड़पट्टियों से लेकर और बड़ा अंदर ऐसा जहां कोई पुलिस घुस नहीं पाती थी। एक हाइड आउट कानपुर माना गया। कानपुर साउथ का बड़ा हिस्सा हाइड आउट में कन्वर्ट हुआ, बीच में जो विलायती राम कात्याल वाला मसला आया, या अभी दोबारा आया, पीएफआई में आया। एक नए हाइड आउट डेवलप हो गए हैं कल्याणपुर क्षेत्र में, उधर के एक बड़े हाइड आउट। कानपुर में 3-4 बड़े, पहले केवल
एक सेंट्रल कानपुर माना जाता था, अब इधर जाजमऊ की तरफ एक मामला डेवलप हुआ, उधर साउथ में डेवलप हुआ, इधर ये रोशन नगर की तरफ डेवलप हुआ। अब ये पूरे इलाके जो 4-5 हाइडआउट्स, कानपुर इतना बढ़िया इलाका हो गया है हाइडआउट के लिए कि लोग छिपने के लिए बढ़िया जगह है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कानपुर के बिना, उत्तर प्रदेश के बिना इस देश में आतंकी गतिविधियों का इस समय बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए स्वागत भी किया है पीएफआई पर और उनके जो 8 अनुषंगिक संगठन पर प्रतिबंध का। और योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं कि चुनौती अब दूसरी बहुत बड़ी है उनकी एक छवि के साथ। अब अगर 20 मुसलमान उठाए जाते हैं तो छवि पर संकट आता है। एक छवि भी बनानी है मोदी जी को, पूरे दुनिया में छवि भी मेंटेन रखनी है कि भाई ऐसा ना मैसेज चला जाए कि मुसलमान सताए जा रहे हैं। इसीलिए शायद जो देरी हो रही है, जो शुरू में शरद जी ने कहा कि इस विलंब से उठाया गया जरूरी कदम है, तो शायद विलंब के पीछे हमें अपनी इंटरनेशनल छवि भी ध्यान रखनी पड़ रही है। हमको ये भी देखना है कि अरब देशों में कि मैसेज ना चला जाए। जिस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज को लेके एक माहौल बनाता है भारत को लेके, वो ना टूट जाए। आज चूंकि उधर स्थितियां बड़ी सही हुई हैं, आज अरब देशों में मंदिर बन रहे हैं, ये मोदी जी का प्रभाव है कि आज यूएई में मंदिर बन रहा है, स्वामीनारायण मंदिर बड़ा जबरदस्त बन रहा है। वहाँ पे जगह दी, वहाँ यूएई का सुल्तान पहुंचे वहाँ पे उसके शिलान्यास के समय। तो तमाम काम हो रहे हैं। ऐसे में एक इंटरनेशनल इमेज मेंटेन रखनी है और देश को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि देश पर काली नजर आईएस की और इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों की पड़ चुकी है, और जो सिखों के माध्यम से भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करना चाहते हैं। ठीक बात। सर तो ये बताइए कि जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा, ये सरकार विलंब क्यों करती? 2006 में पीएफआई बना और केरल में उसकी गतिविधियां आई, हाई कोर्ट तक ने उस पर अपनी टिप्पणी की और लगातार ये कहा जा रहा है कि सीए के आंदोलन में थे, कानपुर में जो हुआ 3 जून को उसमें भी पीएफआई, सब कुछ होने के बावजूद फिर इतना विलंब क्यों? सरकार मानी यूपी सरकार भी कह रही है आप इस पर बैन लगा दीजिए, केरल भी कह रही है, लेकिन इतनी विलंब क्यों हुआ? और क्या ये जैसा कि बता रहे इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण होता है विलंब का? देखिए, जो बात है कि उनको राजनीतिक छवि अपनी बनाए रखनी है। और राजनीतिक छवि में ये देखना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती हैं। आप राजनीतिक छवि बनाइए, आप देख लीजिए अभी इतनी बड़ी बड़ी कानपुर में कार्रवाई हुई, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था और ना वो बोलता है अगर कोई ऐसी बात हो जाती है। लेकिन जो पुलिस के खुफिया तंत्र है, आप समझिए कि अभी 2-3 लोगों पे एनएसए लगी है 3 जून को लेके, वही लोग पुलिस अधिकारियों के साथ बैठते थे। तो ये जो नीचे से खुफिया का काम होता है वो ठीक से नहीं होता है। खुफिया के लोग अगर जूझ के और बिना किसी लाग लपेट के काम करें तो तमाम चीजें सामने आ सकती हैं पहले ही। लेकिन वो जब ऊपर से डंडा चलता है, जो एक यहाँ का स्वभाव है कि ऊपर से डंडा चलेगा तो हम कुछ काम करेंगे। अभी आप देख लीजिए, क्या इस समय एक इससे मैच करने वाली बात नहीं है, हम पुलिस की कार्रवाई का बताएं। अभी लखनऊ से डंडा होगा या लखनऊ से कहा जाएगा कि भाई अवैध पटाखे पकड़िए, तो सब जगह अवैध पटाखे पकड़े जाने लगेंगे। क्या अभी नहीं बन रहे होंगे वो? तो यहां ये है कि जब ऊपर से कहा जाए तब अधिकारी सक्रिय होता, फिर थोड़ा बहुत खुफिया अपने इनपुट, वो खुफिया भी ऐसा इनपुट देती है कि ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ताकि हट बच के आगे का जब कोई कार्रवाई हो तो हम ये कहते हैं साहब हमने तो रिपोर्ट दी थी। यही इन संगठनों के ऊपर है। इन संगठन से जुड़े लोग आप देखिए तो किसी न किसी पुलिस अधिकारी के, किसी न किसी खुफिया के लोगों से इनके साथ है उठते बैठते आपको सूचना मिलेगी कि उनके साथ बैठते थे। तो जब नीचे से रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव जाती है तो अधिकारी भी सोचता है यार ठीक है, हट बच के शांति से काम चल रहा, चलने दें। अब जरूरत इस बात की है कि आप जो रिपोर्ट मिले उसकी क्रॉस चेकिंग करा के उस पर तुरंत एक्शन लें। अगर उनको बढ़ने का मौका दे दिया, आप देखिए यही जो हयात का नाम लिया जा रहा है इस आंदोलन वाले में, आखिर वो कैसे अधिकारियों के साथ बैठता था? हर बार ये होता था वो बंदी का ऐलान करता था, 1 दिन पहले वापस ले लेता था और अधिकारी कहते थे भाई बहुत अच्छा उसने 1 दिन पहले वापस ले लिया। अब वो जब घटना हो गई तो उस पर रास्ता भी लग गई। जिन लोगों के साथ वो बैठता था, जिन लोगों को एक प्लानिंग के तहत
आंदोलन का आह्वान करना, उसके बाद वापस लेना, ये भी एक उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक बात। कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक बार निचले स्तर पे पहुंचा दीजिए कि देखिए आप अगर बचे तो चाहे जो रिपोर्ट हो कार्रवाई आप पे भी होगी। तो सब लोग उस पे काम करने लगे। लेकिन यहाँ पे ये है, हम पुलिस विभाग को ही कह रहे हैं कि जब ऊपर से कहा जाएगा तो कार्रवाई होगी, बाकी अपना कानपुर के विषय में किसी से छुपा नहीं, आज जो आ जाता वो जाने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ पर देखिए, जब हैत का मामला हुआ था तो सीओ साहब कह रहे हैं कि साहब मेरे साथ धोखा किया हयात ने, मैंने आपके साथ धोखा कर दिया, हमको गलत जानकारी दी, ये कह रहे हैं। क्योंकि सीओ साहब तो बड़े उसके खास आदमी थे और यही बता रहे हैं। एक सीओ ही नहीं, हाँ, वो अधिकारियों जिनको जिस बिल्डर की बात कही जा रही है वसी की, हाँ, वो अधिकारियों के साथ बैठता था, अरे लगातार आना जाना था। अब सर उसकी रिकॉर्डिंग में तो बाकायदा एक पुलिस अधिकारी के यहाँ से एक एक दिन में 20-20 22 फोन आने जाने के रिकॉर्ड निकले हैं। तो ये सब आखिर क्यों होता था? अगर आप दूसरा कार्रवाई कर रहा तो आप उस समय आपका खुफिया नेटवर्क क्या कर रहा था, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। और इस तरह के बयान दे देना कि वो मुझको धोखा दिया गया, अगर आपको धोखा दे दिया गया तो आपका नेटवर्क कुछ है ही नहीं, आप किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। अच्छा, और एक बात और भी आपको देखिए कि जब जांच पड़ताल होती है उसमें भी इतनी लापरवाही होती है। अब वो देखिए प्रधानाचार्य का मर्डर हो गया और उसे लीपापोती हो गई और बाद में ये पकड़ा गया कि तो आतंकवादी ने उसको मार दिया। ये अपने जो चकेरी क्षेत्र का मामला था। तो ये घटनाएं तमाम मामले हैं, सिर्फ को सही बात, तमाम मामले। आप देखिए कि घंटाघर में संजीव जी ने अभी कानपुर के विस्फोटों की चर्चा की, आप उस चर्चा में आप पीछे जाके देखिए जरा, घंटाघर में कितना बड़ा विस्फोट होने की तैयारी थी। बिल्कुल सही बात है। अगर वो साइकिल उसकी ना लड़ती और वो खुद घायल ना होता तो कितना बड़ा उस समय घंटाघर पे हर समय हजारों लोग होता था, क्योंकि बस अड्डा वहीं से संचालित होता था। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया, लेकिन उसके पीछे कौन कौन थे वो भी ये आतंकवादी है, इसकी जानकारी जब दिल्ली में कोई दूसरा पकड़ा गया है तब ये पता चला कि ये मौलाना तो यहाँ विस्फोट करने आया था, बिल्कुल टिफिन में लेके। तो उसका जो नेटवर्क था उसके पीछे फिर कितनी कार्रवाई हुई, बिल्कुल बस वहीं पे आके खत्म हो गई। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और चर्चा हो रही है पीएफआई पर बैन की और कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडे के भी छिपाव हो रहा है। अभी कह रहे थे हमारे संजीव मिश्र कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जाती, और की किसने? कांग्रेस के नेता दिग्विजय ने, और अभी 2 दिन पहले की कि पीएफआई और आरएसएस एक है। आपको लगता है कि वो कौन से आधार हो सकते हैं जिसमें पीएफआई और आरएसएस को एक श्रेणी में दिग्विजय रखा है? नहीं, देखिए, दिग्विजय जैसे नेता कांग्रेस के लिए फ्रस्ट्रेटेड ब्रिगेड का हिस्सा हैं। इन्होंने तो जो दिल्ली में इंस्पेक्टर शहीद हुआ था उसकी शहादत पे सवाल खड़े कर दिए थे, ठीक है। तो दिग्विजय को नहीं, आप इसका सीधा सीधा मोडस ऑपरेंडी समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब पाबंदी लगाई गई, मैंने अभी पहले भी वही बात की, मैं तुरंत एलोबरेट कर रहा हूँ। संघ ने कभी ये नहीं किया कि अब हम आज के बाद हिंदू स्वयंसेवक संघ बना ले रहे हैं, चलो हम आज के बाद एक क्या करें, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को बड़ा कांड नाम दे दे। नहीं, आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस ने लड़ाई लड़ी और कहा कि हम सही हैं और वापस आए। अब जरा उल्टा समझ लीजिए, क्या पीएफआई इस स्थिति में है कि वो लड़ाई लड़े, कोई भी सरकार आ जाए और वापस आए? सिमी पर जब पाबंदी लगी, सिमी पर, तो सिमी आज तक वापस नहीं आ पाई ना। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि सिमी के लोग आतंकी गतिविधियों में जुड़े थे, कनेक्शन इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी दुनिया में है, अभी जो पूरी ब्रिटेन में हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू स्वयंसेवक संघ लड़ रहा है। लेकिन इसी बात को तो लेकर के दिग्विजय कहते हैं कि अगर पीएफआई, आईएस और ये तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट पूरे विश्व में बनाने की बात करते हैं, उसी तरीके से आरएसएस
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, और हिंदू कहते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू, कहते हैं कि दोनों की तुलना वो इसी प्रकार से करते हैं और वही कट्टरवाद को प्रस्तुत करते हैं। आरएसएस कहाँ कह रहा है कि हम गजवाए हिंद या गजवाए हिंदू बनाएंगे? आरएसएस तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। आरएसएस कह रहा है पूरी दुनिया हमारा परिवार है। वो कहता ही नहीं है कि मुसलमान अलग धर्म है, वो कहता है मुसलमान एक मत है। लेकिन हर कोई हिंदू पैदा होता है, बाद में कोई क्रॉस लगाता है, कोई खतना करवाता है ना। संघ की विचारधारा कहां पे है? संघ ये कहता ही नहीं है आप पैदा तो हिंदू ही होते हैं ना। आप जैसे हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जिसमें आपको कोई नहीं कि आप गले में ओम लटका के घूमें, आपके में आप अपने शरीर के किसी कुछ ऐसा करें। तो यहां पर संघ और उनकी तुलना कर ही नहीं जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर सवाल खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और उस पर पाबंदियां लगी। जब गतिविधियां सवाल उठे तो पाबंदियां लगी। निश्चित रूप से हो सकता है नाथूराम गोडसे का संबंध कभी संघ या संघ की विचारधारा से रहा होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी एक आरएसएस के प्रचारक का एक वीडियो बड़ी तरीके से वायरल हो रहा है। अभी जब साध्वी प्रज्ञा पे आपने इतने आरोप लगा दिया, आपने जेल भेज दिया इतने साल, कर्नल पुरोहित को आपने इतने साल जेल भेज दिया, लेकिन कर्नल पुरोहित बाइज्जत बरी हुए ना, और उसी सरकार में बरी हुए। साध्वी प्रज्ञा को जनता ने संसद भेजा ना। तो अगर आप फूलन देवी को इतनी हत्याओं और डकैती के बाद स्वीकार कर सकते हैं और आप उनको, तो फिर साध्वी प्रज्ञा को स्वीकार करने में कहां दिक्कत? दिक्कत दिग्विजय सिंह के सामने क्या है कि इन्हीं मजबूत संघियों ने, मजबूत आरएसएस के लोगों ने दिग्विजय सिंह का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। ठीक बात है। सर भाई, क्या अभी जैसे राजनीतिक चर्चा हो रही है, पीएफआई को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेता बाकायदे विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पीएफआई ऐसा संगठन नहीं, उसके साथ अत्याचार हो रहा, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। बल्कि आज भी कुछ नेताओं के बयान है। क्या ये जो पीएफआई पनप रही है, या जो और 42 संगठन हमारे देश में पनपे हैं, तो क्या उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण रहता है? तो क्यों नहीं हमारी सरकार जो राजनीतिक संरक्षण जाता है उनको बिल्कुल पूरी तरीके से उनके नेटवर्क को ध्वस्त करें, ताकि इस तरीके का तो जो है लोग पनप रहे हैं, उससे तो अपने देश को राहत मिल सके। देखिए, अपने ख्याल लचीलापन है। हाँ, जो कानून है अपना, वो लचीलापन है। दिग्विजय जैसे नेता जो हैं वो केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके हमारा अब बना रहे, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस तरह के बयान देने से बचते हैं। तो उनको दिग्विजय को ये लगता है कि इसी बहाने हम एक दिन चैनलों पे छाए, और उसको वो आधार भी दे सकते हैं। कारण ये वही आ गई बात लचीलेपन वाली, कि हम जब कोई संगठन पंजीकृत कराते हैं तो उसमें बाकायदा लिखना पड़ता है कि हमारे संगठन की गतिविधियां क्या क्या होंगी। उन गतिविधियों में वो ऐसी लचीली बातें लिखते हैं कि हम गरीब मुसलमानों का भला करेंगे, हम उनको पढ़ाई में मदद करेंगे, हम उनको चिकित्सा में मदद करेंगे, हम उनको खाने में मदद करेंगे। तो अब कहने को दिग्विजय, अगर दोनों आरएसएस या पीएफआई, अब खुल के नाम आया तो ले लिया जाए, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो एक बना फर्मा होता है, उसमें 2-4 बिंदु इधर उधर होते हैं, बाकी सबका ये होता है हम बहुत समाज सेवा करेंगे। अगर आरएसएस प्रतिबंध लगवाने के बाद खड़ा हुआ तो इसलिए कि उन्होंने जो अपना बाइलाज बनाया या जो दाखिल किया संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका अच्छा सा पालन किया। इन्होंने दिखाया कुछ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ था। तो दिग्विजय उस जो दिख रहा है उसकी तो बात करते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन उसके पीछे जो चल रहा था, आज के बाद देखिएगा, आज जब प्रतिबंध लग गया है तो 2-4 दिन तो बात होगी, उसके बाद पीएफआई का नाम आदमी भूल जाएगा। इसलिए क्योंकि अब जब सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सामने आएगा प्रमाण, अभी तक प्रमाण नहीं था, प्रमाण वही माना जा रहा था जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल किया है, उसके अंदर की चीजें बाहर नहीं आ रही थी। अब जब छापेमारी हुई और उनके दस्तावेज बरामद होंगे तो वो सब चीजें जब कनेक्शन जुड़ के सामने आएंगे तो अब आगे दिग्विजय जैसे लोगों को भी बोलने का मौका नहीं लगेगा। ठीक बात है। ये संगठन इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं कि इनकी मंशा कुछ और होती है। अब वो अगर वो मंशा अपने रजिस्ट्रेशन के समय दाखिल कर दें तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो हमको तो दिखाना ही पड़ेगा कि हम ये करने जा रहे हैं।
उसके बाद जो अनसांघिक संगठन बनाते हैं, जैसे एसडीपीआई जैसे संगठन इनके हैं, ये लोग फिर जड़ों में घुसना शुरू करते हैं। जैसे आरएसएस का जो काम है, लिखा पढ़ी में तो वही काम है, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ वो उसको मूर्त रूप में भी वही कर रहे हैं। ये लोग मूर्त रूप में वो नहीं करते। मूर्त रूप में इनकी लालच ये होता है कि कहां से पैसा आए और कैसे हम अपना काम करें। तो ये जो चीजें हैं ये नुकसानदायक हैं, इस पे अंकुश बहुत जोरदारी से लगना चाहिए। और आप विश्वास मानिए कि आज जब ये दस्तावेज सामने आएंगे, उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल उसकी एक दो की बात दूसरी कि जो छपासू हो कि नहीं हमको टीवी पे दिखना है बोलने के लिए, या उन्हीं वोटों के साथ राजनीति करने, भले कुछ दिन बोले लेकिन वो भी ज्यादा दिन के नहीं होंगे। केवल और केवल वही बात सामने आ पाएगी जो सरकार ने स्वीकार कर ली है कि हाँ ये दस्तावेज मिले, ये आतंकवादी हैं। अब उसका प्रमाण ये दे नहीं सकते कि हाँ ये नहीं है। अब आप अपना बाइलाज लिए घूमा करिए कि हम तो ये करने जा रहे थे। ठीक बात है। संजय, क्या जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि इंटरनेशनल और फिर दूसरा पक्ष फिर तीसरा पक्ष है, तो क्या ये नेटवर्क मजबूत होता चला जा रहा है और हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और ये चैलेंजेस लगातार भारत में बढ़ रहे हैं? एक और कश्मीर की समस्या, उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की, कहीं ना कहीं खालिस्तान भी पनपता हुआ दिखाई दे देता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई क्या जो एक कोई राजनीति की दिशा बदली है उसके कारण कुछ ज़्यादा हो रहा है, या पहले होता रहा है अब जो है कुछ बढ़ा है, या फिर सामान्य रूप से चल रहा है? नहीं, देखिए, जो पोषक तत्व हैं राजनीति के अंदर, जैसे अब जो अभी दिग्विजय सिंह की चर्चा की और सरस जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कुछ लोग ऐसे ही इनके जिम्मे यही काम है। जैसे बाटला हाउस कांड हुआ, बड़ी घोषित मुठभेड़ थी दिल्ली की, अब उसमें इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए। इस आदमी ने, दिग्विजय सिंह ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तो अब इस तरह के जो लोग हैं, जब तक इस देश में, मुझे लगता है कि पीएफआई जैसे संगठनों को प्रतिबंध लगने के साथ दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को भी जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये जब तक सरकारें इस इच्छा शक्ति से काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप, हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस सब कुछ बड़ी ईमानदारी से काम करती, हो सकता है कुछ गलत लोग फंस जाएं। जैसे अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम लोग जो फंसे, जो बाद में छूटे, हो सकता है उसमें से कुछ सही भी फंसे, उनको सही सरकार ने छुड़वा दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब कुछ देश की कीमत पे नहीं होना चाहिए। जब देश की कीमत पे ये सब होता है तो संकट होता है। जब सरकारें देश की कीमत पर समझौते करने लगती हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप समझौते करती है तो समस्या आती है। भारत में जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, एक तो भारत में बड़ी इच्छा शक्ति है, इन सब समस्याओं से हम जीत लेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, इतना बड़ा आतंकवाद देखा, सिख आतंकवाद देखा, जिसमें इस देश की प्रधानमंत्री की जान गई, और भरोसे पे जान गई। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड सिख रखे थे, भरोसा ही तो था, लेकिन जान गई। उसके बावजूद भारत उससे बाहर निकल के आया। और दूसरा हिस्सा बड़ा गंभीर है कि उसी पंजाब में उसी कांग्रेस की सरकार बनी, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेड़ हिलता, जब आंधी आती है तो पेड़ हिलते हैं, पेड़ गिरते हैं। मतलब जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सिखों के नरसंहार को इंदिरा जी की हत्या के बाद सही परोक्ष में जायज ठहरा दिया था, उसी कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी। तो भारत के लोग बहुत उदार हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत मौका देने में विश्वास रखते हैं। शायद यही कारण है कि इसका लोग लाभ उठाते हैं। इन सब के बावजूद आतंकवाद, जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ, इस तरह ये पीएफआई क्या कर रहा था? पीएफआई तमाम सामाजिक संगठन बना के केरल में और कर्नाटक में तो समाज सेवा कर रहा था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री पीएफआई के, जो दूसरा संगठन है उनका, एसडीपीआई और इन सब के संगठनों के मंच पे देखे गए, और बाकायदे अब उनके फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ये सब काम कर रहे थे, लेकिन इन सब काम के बावजूद मुझे जो पूरा विश्वास है कि भारत में वो इच्छा शक्ति है। कितने सारे आक्रमण झेले, कभी ना कभी यहाँ कभी कोई चाणक्य बन के आता है जो एक नई राजनीति देता है, कभी कोई वशिष्ठ आते हैं जो राम को सिखाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है इस देश में जो आएगा, और मुझे उसी उम्मीद के साथ लगता है कि पीएफआई जैसी चुनौतियों का भी समाधान होगा। निश्चित रूप से। तरह जी, संजू कह रहे हैं कि चुनौतियों का समाधान भी होगा और बड़े उदाहरण भी दिए। हम खाली आपसे इतना जानना चाहते हैं, कानपुर के लिए क्या किया जाए? जो इसका जो नेटवर्क है आतंकवाद का, या जो भी ऐसे हिंसी जो घटनाएं होती हैं, तो उनको मुकाबला करने के लिए क्या कोई पुलिस प्रशासन में या खुफिया तंत्र में या कुछ ऐसा क्या किया जाए जिससे कानपुर को इससे मुक्ति मिले?
जो भी संरक्षणदाता हैं जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी हर चीज से पनप जाता है, जब आर्थिक रूप से टूटता है तो पनप पाना आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से तो पनप पाना मुश्किल होता है। जैसे सब चीजें हुई, लेकिन जो आर्थिक चोट इस सरकार, इस प्रशासन ने, जो ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो सदनदाता थे जो उन पे आर्थिक चोट मारी है, ऐसी चोट की जरूरत है। ठीक बात। और इनके जो संरक्षणदाता हैं उन पे ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात। लेकिन उसकी जांच करके कि कहां तक हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके कितना कनेक्शन जुड़ा है, वो जोड़ने के बाद अगर आर्थिक चोट पहुंचाई जाए, और जो उनके सदनदाता हैं पुलिस वाले, पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए एक नीति बनानी होगी कि अब ये 10 साल नॉन डीएफ की पोस्टिंग में रहेंगे। अगर संबंध जाहिर हो जाते हैं, आप देखिए तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक बात। क्योंकि जब तक ये भय में रहता है कदे आज ये सरकार है, अभी दूसरी आएगी, हम फिर अपने कानपुर, मेरठ या आगरा जैसे जिले के कप्तान बन के घूमेंगे या कमिश्नर बन के घूमेंगे। तो जब ये मन में रहता है तो निरंकुश होता आदमी, उसके कलेक्टर रोल में ही कर दी जाए, भाई इनका ये दोष पाया गया, अब ये अगले 10 साल के लिए नॉन डीएफ पोस्टिंग में रहेंगे। बिल्कुल सही। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े दरोगा सिपाही केवल ये हो कि हमको चार्ज नहीं मिलना है, देखिए वही ढूंढ ढूंढ के ला के सादा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखे रहेंगे। क्योंकि आप इधर देख रहे होंगे जितने भी वीडियो वायरल हुए या जितने भी संपर्क सामने आए, तो सब कहीं ना कहीं पुलिस वालों से या खुफिया वालों से इनके जुड़े, लेकिन उसका वो बहाना बना लेते भाई इन्हीं से हम जानकारी करते हैं। तो जो संरक्षणदाता हैं उन पे कायदे से चोट करनी पड़ेगी, और एक बार चोट हो जाएगी और एक मैसेज चला जाएगा, तो उसके बाद फिर आसानी होगी ऐसे लोगों पे दबाव बना के रखने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरस जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बात की, और निश्चित रूप से 2 बातें सामने आई। एक तो अपना देश हर चुनौतियों से सामना करने के लिए सक्षम है, और कई उदाहरण भी आए सामने, चाहे वो पंजाब का हो या कहीं और का, और हमने ये सिद्ध किया है उस समय कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बैन तो लगा दिया, लेकिन बैन लगाने के बाद जो शरणदाता हैं, जो उनके संरक्षक हैं, जो उनके आका हैं, जो उनकी टेरर फंडिंग करते हैं, इन पर भी कड़ी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो पुलिस के लोग हों, और ऐसा सबक सिखा दीजिए कि भविष्य में वे ऐसे लोगों को शरण देने में जो है कांपें। और यदि ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपने शरणदाताओं को बचाए रखेंगे, संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों को बचाए रखेंगे, नेताओं को बचाए रखेंगे, तो फिर इस तरीके की पौध निकलती रहेगी, पेड़ उगते रहेंगे, और उसके कांटे हमें और आपको चुभते रहेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।